हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, मैं यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ, 100 डेज विद 100 टॉपिक्स। और ये टॉपिक वो होंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड होंगे ज़्यादा ही, जिनसे बार बार यूपीएससी अपना क्वेश्चंस पूछती है। ओके, तो इनके ऊपर बात करेंगे। और हम जो स्टार्ट करेंगे वो शुरू किया है मैंने एंशियंट हिस्ट्री से। ओके, तो एंशियंट हिस्ट्री के बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज से अगर मैं काउंट करूं डेज का, तो 26 मई को हमारा यूपीएससी प्री का पेपर है। तो हमारे पास 6 महीने हैं, ठीक है। और 100 डेज विद 100 टॉपिक्स जो सीरीज है, उसका श्री गणेश आज से कर दिया गया है। तो आज जो पहली वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो हिस्ट्री को जानने के बारे में हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक हमारे लिटरेचर है, टूल्स वगैरह हैं, जिससे हम अपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, वो कौन है, तो वो है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस है। अब ये है कौन, मतलब ये, मतलब कौन है, कहाँ के हैं, तो ये ग्रीक राइटर है। ओके, 5th सेंचुरी बीसी के। अब इनकी जो बुक है हिस्टोरिका, आप सब लोग जानते भी हैं। तो इनकी जो बुक है हिस्टोरिका, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जो हिस्टोरी का बुक है वो हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देती है, कि हमारे उस टाइम के पीरियड के रिलीजन के बारे में, या किसी किंगडम के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में ये जानकारी देती है। क्या देती है भाई ये जो हिस्टोरी का बुक है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है रिलेशन के बारे में। किसके लिए, रिलेशन अबाउट इंडो पर्शियन, इंडो, कि हमारा जो रिलेशन था उस टाइम इंडो पर्शियंस, मतलब हिंदू यूनानी के साथ, वो कैसा था। तो उस चीज के बारे में ये हमें जानकारी देती है हिस्टोरी का बुक। ओके, तो आई थिंक आप लोग इनके बारे में जान चुके होंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए कि बुक किसके बारे में जानकारी देती है। अब देखो, अब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप सब लोग काफी कुछ जानते भी होंगे कि भाई उसमें हम पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीजें हम जानते हैं। पर देखो, अब यहाँ पाषाण काल तक तो हमारा जो इंसान है, मनुष्य जो है, उसका विकास हो चुका है, वही कर रहा है उसमें वो सारी चीजें, ठीक है। भले ही हमें उस वक्त की जो उसकी स्क्रिप्ट है या कुछ भी जो भी उसने चीजें, जो स्क्रिप्ट वगैरह, जो कुछ चित्र वगैरह बनाए हैं, वो हमें समझ में नहीं आते। ओके, तो बट वो तो था ही। तो उससे पहले हम कुछ चीजें जानते हैं किसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का विकास जो है वो हुआ कैसे है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, ये मेरा ही नोट्स है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि फेज, पीरियड, स्कल, टूल्स और इंडियन साइट्स, जहां जहां से हमें ये मिले हैं। तो हम लोगों को ये जो दो चीजें हैं, पीरियड और ये स्कल, इस चीज के बारे में फोकस नहीं करना है। हमें मेन जानना है कि फेज, जो इसमें नेम्स दिए गए हैं, ये टूल्स और इंडियन साइट्स कहाँ से हमें ये प्राप्त हुई। ओके, देखो स्कल्स में ये जो दिखाया गया है 400 से 650 सीसी, ये क्या है कि ये वक्त के साथ जो मनुष्य का जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसका जो विकास जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि रमापिथेकस। ओके, रमापिथेकस के बारे में देखा जाए तो ये तो एक बंदर ही था शुरू में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि हमारे मनुष्य का विकास जो हुआ वो बंदर से हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग वाला जो फेज था वो था रमापिथेकस, जिसमें बंदर थे बिल्कुल ही। तो 4 पैर थे, अब वही जिन्हें हम मानते हैं। तो ना तो इसमें कोई टूल्स वगैरह है, ना कोई इंडियन साइड्स है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसमें क्या है कि 2 पैर पर खड़ा हो गया था, मतलब
मतलब दो पैर पर चलना उसे शुरू कर दिया था और फर्स्ट मानव बना था ये। देखो, अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो आप, मतलब ऐसा तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं भाई, पूछे गए हैं यूपीएससी में। ओके, चलो मैं एक आपकी बात मान में लूँ कि भाई यूपीएससी नहीं पूछता है, तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो बंदा सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम तो देगा नहीं, और भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, ठीक है, उनमें तो पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछते हैं, तो उनमें पूछ दे क्या पता। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ओके, बम धमाके, गोलियां, पिस्टल सब लेके जानी है एग्जाम में, जो मिले यूज करो। ओके, तो फर्स्ट माना बना था ये। अब इसमें अगर टूल्स की बात करें उपकरण की, तो कौन से थे? चॉपर जो काटने वाला है, हस्तकुटार, पेबुला, और हस्तकुटार की बात करें तो अतीर पक्कम से मिला है, ठीक है, चॉपर चॉपिंग उपकरण हो गए, और ये रिलेटेड है हमारे लोअर पेलोलिथिक एज से। ओके, अब लोअर पेलोलिथिक एज क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। ओके, तो ये रिलेटेड है इससे। और अगर इसकी मैं साइट्स की बात करूं, इंडियन साइट्स, तो इंडियन साइट्स क्या है? पंजसरण हिमाचल से, और जो पहलगाम है वो कश्मीर से, तो यहाँ से ये टूल्स वगैरह मिले हैं। ओके, और उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फेज की, होमो इरेक्टस। अब ये कौन है भैया? ये दो पैर पर सीधा खड़ा हो गया था, सीधा एकदम बिल्कुल, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो दो पैर पर खड़ा तो हुआ था बट सीधा नहीं हो पाया था। ओके, तो ये सीधा खड़ा हो गया था। अब इसमें टूल्स वगैरह इसने यूज किए, क्लीवर जो दोनों तरफ से धार वाला था, और इसी होमो इरेक्टस ने यूज ऑफ फायर शुरू कर दिया था, मतलब आग का यूज करना शुरू कर दिया था। प्राकृतिक गुफा में रहने शुरू हो गए थे, ओके, गुफा वगैरह में। और यहाँ पर अगर उपकरण जो पूछे जाएं तो वो थे माइक्रोलिथ, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल के, छोटे छोटे। इंडियन साइट्स हैं नर्मदा। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम होमो इरेक्टस के बाद नियंदरथल की। नियंडरथल जो है आज के मानव के बराबर था बिल्कुल, मतलब जैसे आज हम लोग दिखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखता है, बट इसकी गर्दन नहीं थी, मतलब जो हमारे सिर और बॉडी के बीच में गर्दन वाला पोर्शन जो है ना, वो जो हमारा तो अवेलेबल है, बट इसका नहीं था, था बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जैसा ही, बस वो गर्दन नहीं थी। ओके, तो इसके पीरियड की बात करें, पीरियड था वल्लाक ईयर एगो। और टूल्स में रेगुलर यूज ऑफ फायर, इसमें मतलब रेगुलर लगातार यूज करना शुरू कर दिया था। स्क्रैपर छिलका उतारने वाले जो पशुओं का मांस खींचते हैं जिससे, तो उन टूल्स का यूज करना शुरू हो गया था। इंडियन साइट्स की बात करें तो इंडियन साइट्स डिडवाना राजस्थान में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस की गर्दन भी थी, मतलब ये वो फेज है, मतलब हमारा फेज, ठीक है, हम होमोसेपियंस हैं, तो 34,000 ईयर्स एगो। ओके, तो ये हमारा एक एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में हमने जानकारी दी, मतलब रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर नियंडरथल, और फिर होमोसेपियंस। ओके, ये एक फेज था हमारा, जो हम होमोसेपियंस तक, जो आज का मानव है वो होमोसेपियंस है, वो है, यहाँ तक हम पहुंचे। हमने इनके इंडियन साइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने टूल्स देखे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया अब ये चीजें तो हो गई कि भाई हमने एवोल्यूशन कर दिया, एवोल्यूशन कर दिया, तो अगर हम प्री हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है टूल्स के लेवल पर, तो पाषाण काल की बात करते हैं हम। ओके, पेलियोलिथिक फेज की। तो अगर मैं पाषाण काल की बात करूं, तो पाषाण काल में क्या है कि जिस काल के लोगों के जीवन जो है ना, उसके बारे में जानकर उनके पत्थरों के उनके उपकरण से मिली है। अब पत्थरों के उपकरण कैसे हो सकते हैं भाई? पत्थरों के उपकरण है उनके, अब उस पर आधारित थी, लाइक उन्होंने कुछ फ्लैक्स इंडस्ट्री, फ्लिंट इंडस्ट्री, हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे क्या चीज है। ओके, उससे पहले हम एक फेज डिसाइड कर लेते हैं, अवधि जो है। एक तो है पूर्व पाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक फेज, एक है मेसोलिथिक, और थर्ड है नियोलिथिक। अब इसकी जो पीरियड्स है उसके बारे में आपको डेट वगैरह ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको रखना है तो बहुत सी किताबों में आपको 2.5 लाख से 10,000, कुछ 20,000 तक भी, 15, कुछ इतने तक मिलेंगे, तो एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज में उसे याद रख सकते हैं। ओके, ये है 10,000 से 6,000, और ये 6,000 से 4,000। अब अगर मैं जीवन शैली की बात करूं, तो भैया अब शुरुआत में चीजें ऐसी तो थी नहीं कि भाई उसने सारी चीजें जुटा ली, सारी चीजें उसे पता चल गई कि नहीं मुझे तो खाना पकाना है, इस तरीके से करूंगा मैं, तो ये सारी चीजें थी नहीं।
तो पहले जो पाषाण काल में जो इंसान था वो कैसा था, वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। शिकार करता था, मार के खाता था, और वो मार के कच्चा ही खा जाता था, पकाता भी नहीं था। ऐसी चीजें थी। ओके। और अगर उपकरण और हथियार के बारे में बात करें तो हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी, मैंने अभी पढ़ाया था हमने, ठीक है। अभी हमने किसमें देखा था, ये कुल्हाड़ी वगैरह, ये देखो हस्तकोटार, ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, ठीक है। काटने वाला उपकरण हो गया। ओके। ब्लेड उपकरण, चाकू, ये सारी चीजें थी। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड में बात करें तो उसमें जीवन शैली कैसी थी। अब देखो मेसोलिथिक पीरियड में इंसान जो था, मनुष्य, वो शिकारी तो था ही, बट कहीं ना कहीं उसने कृषि वगैरह में भी अपना एंट्री शुरू कर दी थी, मतलब पशुपालन वगैरह वो शुरू कर दिया था उसने पशुपालन में। तो अब देखो क्वेश्चन ये भी उठता है कि भैया पशुपालन पूरी तरह से मध्यपाषाण काल में हो गया था, तो भैया ये गलत स्टेटमेंट है। उस टाइम स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग फेज था वो। ओके। और इसमें जो उपकरण है वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब माइक्रोलिथ उपकरण, ठीक है, माइक्रोलिथ उपकरण थे। और अगर नवपाषाण काल की बात करूं तो ये खाद्य उत्पादक थे। तो भैया यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, बट पूरी तरह से ये ग्रामीण जीवन तो था, बट पूरी तरह से ग्रामीण नहीं था। ओके। कहीं ना कहीं खाद्य संग्रह के कृषि वगैरह ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। और यहाँ पर जो उपकरण जो पाए गए वो पॉलिशदार है, मतलब प्लेन, ठीक है। तो पॉलिशदार उपकरण थे। अब देखो ये तो एक हो गया कि भैया पाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। अब अब पाषाण काल की बात करें हम तो पाषाण काल में भी तीन फेज है। निम्न है, लोअर, मिडल और अपर। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। अब इनके उपकरण और हथियार के बारे में अगर हम बात करें तो भैया निम्न पुरापाषाण काल की बात करूं तो उसमें हस्त कुल्हाड़ी और क्लीवर, गंडासा, ये सारी चीजें थी। और इसमें अगर मैं इंसान की फेज की बात करूं, जो मनुष्य का फेज था वो कौन सा था, वो था एक तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस प्लस, और कौन सा था, और था एक होमो इरेक्टस, ठीक है। ये इंसान जो फेज है मनुष्य का, ये इसमें निम्न पुरापाषाण काल में डेवलप हुआ। उसके बाद अगर मैं मध्य पुरापाषाण काल की बात करूं तो सूक्ष्म उपकरण तो थे ही यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, फ्लैक्स इंडस्ट्री। मतलब देखो दो चीजें हैं, एक है फ्लैक्स इंडस्ट्री और एक है फ्लिंट इंडस्ट्री। ओके। तो ये जो फ्लैक्स इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि उसमें जो पत्थर वगैरह को मतलब काट छांट कर जो औजार बनाए गए हैं ना, उनका एक प्रॉपर शेप नहीं बन पाया। ठीक है। वो वो क्या है, वो पेन, वो मतलब ज्यादा तेज धार तो हैं, बट उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। और अगर मैं फ्लिंट इंडस्ट्री की बात करूं जो कि अपर पैलेolithic पीरियड में बनाए गए थे, ये क्या है कि इनका एक प्रॉपर शेप है, मतलब चाकू की तरह के हैं, और दोनों तरफ से पेने भी हैं, मतलब धारदार भी हैं, उस तरीके से हैं। ओके। तो यहाँ पर फ्लैक्स इंडस्ट्री। और अगर मैं इंसान के फेज की बात करूं तो यहाँ पर नियंत्रथल। ओके। और अगर मैं अपर पैलेolithic पीरियड की बात करूं तो यहाँ पर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो यहाँ पर शुरू हुए थे। अब देखो अब एक क्वेश्चन निकलता है भैया कि जो होमोसेपियंस है, ठीक है, उनका विकास मध्य पाषाण काल के बाद हुआ। अब देखो मेरे बोलने का तरीका देखो, मध्य पाषाण काल बोल रहा हूं मैं, उसके बाद हुआ, ठीक है। तो भैया देखो उनका विकास पहले ही हो गया था, आ तो वो पहले ही गए थे उच्च पुरापाषाण काल में, बट वो कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के बाद हुआ, तो ये गलत है। एक स्टेटमेंट यहां पर भी निकलती है कि जो होमोसेपियंस थे वो मध्य पाषाण काल से बाद नहीं थे, तो गलत है, मध्य पाषाण काल के बाद थे, क्योंकि पहले ही आ गए थे मध्य पाषाण काल से। एक स्टेटमेंट ये निकलता है कि भैया पूर्व पाषाण काल में होमोसेपियंस थे, तो गलत है, पूर्व पाषाण काल में नहीं थे, तो उच्च प्रापाषाण काल में थे। ओके। तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है, तब जाके आपको अपने आंसर टिक करने हैं। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया पैलियोलिथिक फेज के बारे में, पाषाण काल। अगर मैं इनकी कुछ साइट्स की वगैरह के बारे में बात भी करूं तो भैया अगर निम्न प्रापाषाण काल की बारे में बात करें तो निम्न प्रापाषाण में ये रिलेटेड है हमारा आइस एज से।
क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा पेज ऐसा जो आईसीएस से रिलेटेड है, तो ये निम्न प्रपाषण काल। अंडरस्टैंड। मध्य प्रपाषण काल की बात करूं तो मध्य प्रपाषण की, तो मध्य प्रपाषण काल में नुकीले पत्थर वगैरह ये तो ठीक है। और ये कहां पर थी? नर्मदा, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी के पास। ओके। और अगर मैं यहाँ की बात करूं अपर पैलेयोलिथिक फेज की, यहाँ पर हमें कुरनूल की गुफाएं मिली हैं। ओके। कुरनूल केव्स इस फेज में, और हमें राख के एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं से बर्निंग टूल्स वगैरह हो गए, वो चीजें हमें यहाँ से मिली हैं इस फेज में। अंडरस्टैंड। अच्छा, एक साइट है कि भैया जहां से हमें लाइमस्टोन के साक्ष्य मिले, लाइमस्टोन के एविडेंस, लाइमस्टोन एविडेंस, ये हमें कहां से मिले? एक साइट है, क्या है? हंगसी। तो हंगसी एक साइट है जहां से हमें लाइमस्टोन के साक्ष्य मिले। हो सकता है एक नंबर क्वेश्चन में वनडे एग्जाम्स में पूछ ले, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ दे कि लाइमस्टोन के एविडेंस कहां से मिले, तो हंगसी से मिले। ओके। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है पैलियोलिथिक फेज। मैं पैलियोलिथिक फेज की बात कर रहा हूँ, मेसोलिथिक की नहीं कह रहा। ओके। तो यहाँ पर पैलियोलिथिक फेज समाप्त होता है। हमने उसके और सब पार्ट्स के बारे में जाना, उसमें किस किस पार्ट में कौन से मनुष्य का कौन सा फेज डेवलप हुआ, उसके बारे में भी जानकारी मिली। उपकरण क्या है, टूल्स वगैरह क्या थे, हथियार वगैरह कौन से यूज किए थे उन्होंने, उनके बारे में जानकारी देखी। कौन सा पेज हमारा आईसीसी से रिलेटेड है वो देखा। इनकी साइट्स देखी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा वैली। उच्च प्रभाषण काल में जो अपर पैलियोलिथिक फेज है उसमें हमने साइट्स वगैरह, कुरनूल की गुफाएं हो गई। ओके। और लोअर पैलियोलिथिक में और भी हैं, क्या एक सोहन वैली हो गई, बेलन घाटी हो गई यूपी में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बात करते हैं हम मीजोलिथिक फेज की। अच्छा, मीजोलिथिक फेज की अगर हम बात करें तो ये जो फेज है, अच्छा एक चीज देखो कि जो बीच वाला चीज जो होती है वो एक ट्रांजिशन का फेज होता है, ट्रांजिशन का। अब आप खुद सोचो कि जब हम पैलियोलिथिक फेज में थे, एक ये मीजोलिथिक हो गया और ये न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में तो एक खाद्य संग्राहक थे ही, शिकारी और खाद्य संग्राहक। यहाँ इन्होंने कृषि और ये सारी चीजें शुरू कर दी, कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास। तो यहाँ से जब अचानक यहाँ पर पहुंचे तो वो जो ट्रांजिशन वाला फेज है वो ये होगा ना। तो ये जो पीरियड जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन पीरियड वाला होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ चीजें ऑब्जर्व की होगी, तभी तो ये बढ़ते बढ़ते इनकी बुद्धि का विकास होकर यहाँ तक पहुंच गए कि हाँ भाई हमें अब परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्थायी निवास की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो ये तो था हमारा जो मीजोलिथिक एज है ना, ये ऑब्जर्वेशन पीरियड हम इसे बोलते हैं। और जबकि जो न्यूलिथिक फेज है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम इम्प्लीमेंटेशन वाला काल बोलते हैं, जहां पर उन्होंने अपना काम पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया था कि भाई अब हम यहाँ पर ऐसा शुरू कर देंगे। ओके। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि भैया मेसोलिथिक पेज को हम ऑब्जर्वेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो फिर वही चीजें निकल कर आते हैं कि आपको टाइमलाइन ज्यादा ध्यान में नहीं रखनी है, ज्यादा उसको लेकर अपने माइंड में नहीं रखना है लोड। तो 9000 से 4000 बीसी, जैसे हम बोलते हैं प्लेस्टोसिन टू होलोसिन एपोक। अंडरस्टैंड। अब मैं बात करता हूँ मीजोलिथिक फेज में। मीजोलिथिक फेज के अगर हम उसकी साइट्स के बारे में बात करें, साइट्स, तो साइट्स पहले हम यूपी से बात करते हैं। यूपी में दमदमा, मेहदा, कोल्डी हवा, ठीक है, सराय नहर रायपुर। ओके। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ चीजें हमें मिली होंगी, तो बिल्कुल मेहदा से गर्त चूल्हा मिला है, मेहदा से मानव की कब्रें मिली हैं। ओके। सराय नहर रायपुर से स्तंभ गर्त हो गया, पशु की अधजली हड्डियां, सिलवट्टा के साक्ष्य, ये सारी चीजें हमें यूपी से मिली है। राजस्थान के अंदर आए तो राजस्थान में बागौर है साइट। और बागौर जो है इंडिया की मीजोलिथिक साइट्स में अगर देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट साइट्स है। कौन सी? बागौर। ओके। तो बागौर सबसे बिगेस्ट साइट्स है। अंडरस्टैंड। तो बागौर से हमें वाटल और द्वाब हाउसेस, मतलब घास के मकान के साक्ष्य मिले भाई। ये चीजें आपको याद रखनी है, वो पूछ सकता है कैसे स्टेटमेंट बना के कि यहाँ से हमें ये चीजें मिली है, यहाँ से ये चीजें मिली है।
ओके। एमपी, एमपी में भीमबेटका गुफाएं काफी फेमस है, पॉपुलर है, इनके बारे में भी एक हम शॉर्ट्स नोट्स जानेंगे। ठीक है। और आदमगढ़। अब देखो एक चीज निकल कर आती है कि भैया एक बागौर जो राजस्थान की साइड से, और एक आदमगढ़ जो एमपी की साइड से, यहाँ से हमें ओल्डेस्ट एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले। ठीक है, मतलब पशुपालन के साक्ष्य। ओके। और केरल, केरल की बात करूं तो केरल में इडुक्की, ठीक है, ये साइड्स है। अब एक चीज यहाँ पर ये दिखाई गई है कि भैया मानव अस्थिपिंजर इसी काल से प्राप्त होने शुरू हुए थे। तो भैया मानव अस्थिपिंजर, देखो एग्जामिनर आपको हो सकता है कि ये कह देती जो मानव अस्थिपिंजर है वो हमें नवपाषाण काल से प्राप्त होना शुरू हुए, तो भैया ये स्टेटमेंट गलत है। हो सकता है वो ये कह दे कि भैया जो ओल्डेस्ट एनिमल हस्बेंड्री के जो एविडेंस है वो हमें न्यूलिथिक फेज से शुरू हुए, तो वो भी चीज भी गलत है। या फिर वो कह सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री न्यूलिथिक फेज में शुरू हुई थी, तो वो भी गलत है क्योंकि मेसोलिथिक फेज में शुरू हुई थी। अंडरस्टैंड। रिवर्स के बारे में देखें तो रिवर्स भी है, सोहन, बेल घाटी, नर्मदा घाटी, ये रिवर्स है। और मैं टूल्स की बात करूं, हमने साइट्स वगैरह देखी, टूल्स की बात करूं, टूल्स में है माइक्रोलिथ उपकरण, मतलब सूक्ष्म पाषाण उपकरण के बारे में, मतलब इनके जो हथियार थे वो माइक्रोलिथ थे, मतलब छोटे छोटे हथियार थे। अब एक चीज है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फाउंडर, मतलब जो पशु हैं उनको पालतू बनाने के साक्ष्य जो है वो यहाँ से हमें मिले हैं कि भैया मेसोलिथिक फेज में, पीरियड में यहाँ पर जो पशु थे उनको पालतू भी बनाया जाता था। ओके, डोमेस्टिकेशन मतलब सॉरी, पालतू नहीं, यहाँ से मतलब जो एनिमल्स वगैरह उनके साक्ष्य शुरू में यहीं से प्राप्त हुए हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेट होना शुरू हो गए थे, मतलब घरेलू रखना शुरू कर दिए थे वहां पर। ठीक है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में चावल की जानकारी कोल्डी हवा से मिली है। ठीक है, पहली बार सराय नहर, मेहदा, शिकार और खाद्य संग्रह तो ये थे ही। ओके। प्लस में पशुपालन की भी, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं था, स्टार्टिंग फेज था। ओके। कुछ जगहों से स्थायी निवास की जानकारी मिलती है, परमानेंट सेटलमेंट्स की तो बिल्कुल मिलती है। ठीक है, कुछ जगहों से। अब देखो इन छोटी छोटी चीजों में ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो कह सकता है कि कंप्लीट तरीके से स्थायी निवास मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया था, तो गलत है भाई। मेसोलिथिक में तो कहीं कहीं शुरू हुई थी, कुछ कुछ जगहों पर, बस स्टार्टिंग फेज था। आप खुद सोचो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये ऑब्जर्वेशन पीरियड है, सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोल देते हो तो गलत है ही। ओके। लेकिन ज्यादातर लोग खानाबदोश जीवन ही जीते थे, बैंड सोसाइटी थी। ओके, शिकारी खाद्य संग्रह की थे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है मेसोलिथिक पेज। अब बात करते हैं हम अपने न्यूलिथिक पेज के बारे में। अब न्यूलिथिक पेज हमारा, आपको बता दिया मैंने कि इम्प्लीमेंटेशन वाला पीरियड था हमारा, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की। ठीक है। अब जिस काल के लोग अभी भी धातु का उपयोग नहीं करते थे, यहाँ पर कोई मेटल्स वगैरह का यूज शुरू नहीं हुआ था, ज्यादा लोग कृषि पशुपालन स्थायी निवास करते थे यहाँ पर। बिल्कुल मैंने बता दिया कि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है और यहाँ पर स्थायी निवास शुरू हो गया था, कृषि पशुपालन शुरू हो गया था। ओके। रिवर्स बेलन घाटी, ये सारी चीजें हैं, छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर ये मतलब यहाँ तक फैला हुआ था, एक्सपेंड था। अगर मैं इसके कालखंड के बारे में बात करूं, इसके जो प्रमुख साइट्स हैं स्थल, तो पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पहली बार गेहूं के प्रमाण मिले हैं भाई 6000 बीसी में। ओके। मृदभांड, हाथ के बने मृदभांड थे। अब देखो इसके कुछ मेन यूनिक फीचर है, देखो ये चीज तो आपको हर जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और देखो ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ किसी एनसीईआरटी या पर किसी एक स्टैंडर्ड बुक से नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ओके। तो जरूर नहीं है कि, अब देखो ये चीजें जो हैं कि भैंसवाल गेहूं के प्रमाण मिले, मृतवान के साक्ष्य मिले, ये तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, बट कुछ चीजें हैं जो आपको यूनिक, जो जिन पर फोकस करना है। जैसे कि ये सबसे मोस्ट एडवांस कल्चर था न्यूलिथिक एज का, मोस्ट एडवांस, मतलब सबसे एडवांस की बात की जाए तो वो था बलूचिस्तान। ओके। और यहाँ पर जो घर मिले हैं, हाउस, वो है रेक्टेंगुलर हाउस। ओके, यहाँ से हमें रेक्टेंगुलर हाउस मिले। ओके, आयताकार घर। तो पूछ सकता है वो स्टेटमेंट बना के भाई रेक्टेंगुलर हाउसेज हमें कहाँ से प्राप्त हुए, बलूचिस्तान से प्राप्त हुए, या बलूचिस्तान की जगह वो यूपी बोल दे, बिहार बोल दे, या फिर साउथ इंडिया का नाम ले दे, तो भाई आपको याद रखना है ओके कहाँ से हमें ये मिले हैं। ओके। तो ये हो गया। और मेहरगढ़ से हमें ह्यूमन टीथ मिला है, मतलब मानव दांत जो कि ड्रिल किया हुआ है। ओके। अब बात करते हैं हम कश्मीर। कश्मीर में है बुरजहोम, गुपकराल और कनिष्कपुरा। अगर हम बुरजहोम की बात करूं तो यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले, बिल्कुल मिले।
पशुओं की हड्डियों के उपकरण मिले हैं, बिल्कुल। अब इसके जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं, लाइक कि इसे हम प्लेस ऑफ बर्च भी बोलते हैं, यहाँ पेट्स होम वगैरह पॉट्स ये मिले। और एक चीज जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया यहाँ से कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ, यहाँ पर सूक्ष्म उपकरण जो थे वो मिले ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एब्सेंस है भैया, वो अनुपस्थित है बिल्कुल। तो पूछ सकता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ कौन सी ऐसी साइट्स है जहां पर एक भी माइक्रोलिथ उपकरण नहीं मिला है, तो ये है बुर्ज होम। ओके, कश्मीर में है। ठीक है, तो ये होगी। यूपी, यूपी के बारे में बात करें तो कोल्डियावा और मेहदा। मेहदा के अगर मैं एक फीचर की बात करूं तो यहाँ पर हमें गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि पक्के घर तो थे नहीं, तो झोंपड़ियां वगैरह ही थी, तो ये गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हमें यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में चिरांग, यहाँ से हड़प्पा वाले लोग टीन ले जाते थे, टीन। ठीक है, हड़प्पा वाले। और पशुओं की हड्डियों को उपकरण, पशुओं की हड्डी कहाँ कहाँ से, जैसे मेड ऑफ इवोरी, एंटलर, जो उनके सींग वगैरह हो गए, ठीक है, दांत, तो उनसे वो उपकरण बनाते थे, कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह अपने बनाते थे, हथियार वगैरह बनाते थे। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है असम, मेघालय। यहाँ पर है दाउजले हार्डिंग, जहाँ पे मोर्टाल और पिस्टल मिले हैं। ओके, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स। ओके। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में पिक्कीहल, टीनरिसपुर, संगनहल्लू, पय्यमपल्ली, उतनूर, बुढ़ियाल। ओके। तो अगर मैं देखो, एक चीज है कि भैया पूरे साउथ इंडिया से हमें प्रमाण किस चीज का मिला, पूरे साउथ इंडिया से मिला हमें बाजरे की खेती का, बाजरे की खेती का प्रमाण मिल गया। बट कुछ जो अलग अलग साइड से यहाँ से अलग अलग चीजें मिली हैं, जैसे कि पिक्की हल है, आंध्र प्रदेश में पिक्की हल से झूम खेती के साक्ष्य मिले। संगनहल्लू, संगनहल्लू अकेली ऐसी साइड से जहाँ पर कोई मृदुहान के साक्ष्य नहीं मिले, कोई मृदुहान ही नहीं मिला भाई। ठीक है। अगर हम बुढ़ियाल की बात करूं तो बुढ़ियाल में एसमोन्स मिले हमें, राख के ढेर, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे राख के ढेर, मतलब इस टाइप में, ऐसे। ठीक है, तो ये मिले हैं। अब कुछ यहाँ पर स्टोन एक्स वगैरह मिली हैं, मिट्टी के एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स मिले, जो हम बताते हैं उनके बिलीव्स के बारे में कि भैया वो किस में बिलीव करते हैं, तो उनके रिलीजन के बारे में बताते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ की न्यूलिथिक पोट्री की बात करूँ तो पोट्री हमें मिली है कोर्स ग्रेवियर पोट्री, मतलब खुरदरी। कोई प्लेन पोट्री नहीं मिली है, खुरदरी मिली है। और वो भी एक तो व्हील मेड और एक हैंडमेड, दोनों तरह की मिली है। ऐसा नहीं है, अब वो स्टेटमेंट बना सकता है भाई कि ओनली हैंडमेड पोट्री मिली है हमें, कहाँ से, न्यूलिथिक से, तो गलत है भाई। व्हील मेड भी मिली है, हैंडमेड भी मिली है। ओके। अब एक चीज ये है कि जो न्यूलिथिक पोट्री है वो मेड ऑन व्हील, व्हील पर तो है, व्हील मेड भी है, हैंडमेड भी है, और कीप्ड प्लेन इन सन डिजाइन, तो पॉलिशदार। अब देखो, मैंने बताया था आपको ह्यूमन फेज में कि पॉलिशदार उपकरण। अब चल्कोलिथिक एज सादा डेवलपमेंट ऑफ कलर एप्लीकेशंस ऑन पोट्री, फर्स्ट टाइम, पहली बार चल्कोलिथिक एज जो है उसमें जो पोट्री के कलर्स वगैरह उसके बारे में जानकारी मिलती है, वो है रेड कलर। क्योंकि चल्कोलिथिक एज की बात करें तो वो है ताम्रपाषाण का। अंडरस्टैंड। अब ये तो हमने एक फेज के बारे में बात कर लिया कि भैया कि पैलियोलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में हमने जान लिया कि ये चीजें थी, हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीजें। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये सारी चीजें, रोमापिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमोसेपियंस, इनके साइट्स के वगैरह में, पहलगाम, पंजसरन, डिडवाना, ओके, नर्मदा, ये सारी चीजें जानी हमने। न्यूलिथिक उसके पैलियोलिथिक एज के बारे में जाना, पैलियोलिथिक एज में कौन कौन से जो उसके और सब पार्ट्स हैं कि अपर, लोअर, मिडल, इनमें कौन कौन से ह्यूमन का या तो मनुष्य का विकास कौन कौन से फेज का इसमें आया है। ओके। अब उसके बाद हम कुछ चीजें देखते हैं कि भैया कि एक जो फेज और है कि भैया चल्कोलिथिक कल्चर के बारे में हम जानते हैं। चल्कोलिथिक कल्चर क्या है? चल्कोलिथिक है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्र संस्कृति। तो इसमें क्या है कि भैया देखो, ताम्रपाषाण काल जो है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो फेजेज हैं इसके। एक तो है भैया हड़प्पा काल से पहले, हड़प्पा से पहले, और एक है हड़प्पा के बाद, जिसे हम ऋग्वेद से कनेक्ट करते हैं, वैदिक पीरियड से। ओके। तो हड़प्पन पीरियड से पहले की जो चीजें हैं वो हमें कुछ भी उपकरण वगैरह हमें नहीं मिला है। ठीक है। तो ज्यादातर हम उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं हड़प्पा पीरियड के बाद के चलकुलिथिक कल्चर के बारे में। ओके। अब आप पूछेंगे सर आप अभी अभी क्यों बता रहे हो हमें? देखो, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आप यहीं पर जान लें तो अच्छा है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डीप में जाना है, हमें मेन मेन मोटी मोटी चीजें हमें पढ़नी है इसके बारे में। ठीक है, तो चलकुलिथिक कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो
यहाँ पर चार चीजें हैं, चार कल्चर हैं इसमें: गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, मालवा कल्चर, आहाड़वानो और जौरवी कल्चर। इन चारों के बारे में जानना है। अब इनमें मेन चीज क्या जानना है हमें, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इनके फीचर्स हैं, सिर्फ उस पर बात करनी है, ज्यादा उससे बारे में, ज्यादा उसके बाद डीप में नहीं जाना। जैसे मालवा कल्चर की बात करूं तो मालवा कल्चर में ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी की बात हुई है। मतलब ये किसके लिए जाना जाता था, अपनी पोट्री के लिए फेमस था मालवा कल्चर। ओके, हार्थ हाउसेस से, स्पॉटेड पॉट्स, बाउल स्टैंड्स, ये पॉट्स वगैरह के वे अलग अलग टाइप्स हैं। तो फेमस किसके लिए था, पॉटरी के लिए। अगर मैं जॉर्वे कल्चर की बात करूं तो जॉर्वे दैमाबाद महाराष्ट्र साइड, चंदौली इनाम गांव, तो ये अपनी बरियल प्रैक्टिस के लिए फेमस था। बरियल प्रैक्टिस सेस्पेट्स या अर्न्स में, मतलब जो दफनाने थे, कब्र कब्र वगैरह, उनके लिए फेमस था। अहाड़वानो राजस्थान में, ये किसके लिए फेमस है, अपने टूल्स के लिए, उपकरण। बेंगल्स, फ्लैटेक्स, जो कुल्हाड़ी वगैरह जो अलग अलग चीजें बनाते थे, मेटलर्जी। अब इसे लोकली नाउन, मतलब जो वहां पर लोकल लोग थे वो उसे किस नाम से बनाते थे, वो बनाते थे इसे थामावती। ओके। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भैया एक साइट है, हाँ, ओके, कल्चर है यहाँ पर, जिसे लोकली जानते थे थामावती के नाम से। तो वो क्या है, अहाड़वान। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। एक है जोधपुर गणेश्वर कल्चर, ये अपने टूल्स के लिए फेमस था। ओके। अब टूल्स अलग अलग तरह के टूल्स हैं, वही सब चीजें कि हथियार कैसे बनाते हैं, हैंड एक्स उपकरण हो गया, ये सारी चीजें अपने टूल्स, अलग अलग टूल्स, बेंगल्स, फ्लैट एक्स, मेटलर्जी वगैरह, तो उस चीज के लिए फेमस था। तो ये हमारा चलकुलित कल्चर हो गया। एक मैं चीज बता देता हूँ आपके बारे में कि एक और कल्चर है, एक काल है कि जिसे हम बोलते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल के बारे में, तो देखो महापाषाण काल के बारे में, इसके बारे में कोई पीरियड वगैरह, अंदर जो इसका टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। कुछ जो जहां पर दिया हुआ है वो दिया गया है कि 1000 बीसी से, 1000 बीसी से 4 to 5 सेंचुरी बीसी की। ओके। ये, और ये जो मेन जो काल है वो कहाँ पर है, ये आया था साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत में। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ओके। तो यहाँ पर है, मेन दक्षिण भारतीय संस्कृति है। अब हमें इसके बारे में एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो एविडेंस मिलते हैं इनके समाधान केंद्रों से। मतलब जो ये शव होते थे, शवों को जो दफनाते थे, तो वहां से हमें इसके बारे में पता चला है। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी लोगों को दफनाते थे, तो क्या ये सभी लोगों को इनके दफनाते थे, तो नहीं। किसको, मेन इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट पीपल्स तो होते थे, कोई बड़ा रईस आदमी हो गया, ठीक है, कोई प्रीस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, तो उन लोगों को दफनाते थे। ओके। तो अब इनके जो दफनाते थे शव, शवों के साथ साथ कुछ सामग्रियां भी रखते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें, उसकी मनपसंद की चीजें, या फिर ये कुछ और चीजें रखते थे, जो भी हो, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर हमें इसके जीवन के बारे में जानते हैं। अब इसकी जानकारी कुछ अगर देखें तो ये सामग्रियां क्यों रखते थे। अब एक चीज ये है, सामग्रियों का मतलब हो गया ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म मानते थे, इसी वजह से सामग्री रखते थे कि भैया जब दोबारा इसका जन्म होगा तो हम जो चीजें रख रहे हैं इसे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, और इसके लिए इसे भटकना नहीं पड़ेगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रीबर्थ को मानते थे, इसी वजह से सामग्री रखते थे। ओके। तो यहाँ पर अगर कुछ और चीजें देखें तो ये कृषि कार्य भी करते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे, जब कृषि करते थे तो पशुपालन भी था। ओके। तो ये जो सब केंद्र थे ना जो इनके बने हुए थे, अगर मैं इनके सब केंद्रों की बात करूं तो ये जो सब केंद्र थे, ये कैसे बने हुए थे कि बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते थे उन्हें, बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते थे। लाइक अगर यहाँ पर ये इंसान मरा हुआ है तो एक पत्थर यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्थर खड़ा करके हमें घेर के घेर देते थे, इस तरह से बना देते थे। ओके। तो ये हमारा महापाषाण काल के बारे में है। ओके। तो ये महापाषाण कंप्लीट। अब एक चीज और जानते हैं कि भैया, कि हमने एक बार भीमबेटका की गुफाओं के बारे में देखा कि भैया भीमबेटका की गुफा है, तो उनके बारे में जानते हैं हम एक बार भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। ओके। तो यहाँ पर भीमबेटका केव्स,
भीमबेटका गुफा। तो अगर मैं इसके बारे में एक जानकारी दूं आपको कि भैया कई स्थलों से गुफा चित्रकारी के प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। पैलेयोलिथिक पीरियड में भी, मेसोलिथिक में भी, नियोलिथिक में भी। तो ये सारी पीरियड्स के जो चित्र वगैरह हमें मिले हैं, ये भीमबेटका गुफा एक अकेली ऐसी गुफा है जो सारी चीजों के बारे में बताती है हमें, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक के चित्रों के बारे में हमें जहाँ से जानकारी मिलती है। ओके, ये यूनेस्को साइट है। इसके बारे में थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनेस्को साइट्स में लिस्ट कब हुई थी? 2003 में। ओके, वैसे तो ये भीमबेटका गुफा जो है, ये टॉपिक जो है ये मेंस के लिए जरूरी है। ओके, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ छोटी छोटी चीजें यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ पर है? एमपी में है। ओके, और यहाँ पर जो भीमबेटका गुफा में बीड मेकिंग आर्ट जो थी वो, मतलब मन का बनाने की जो कला थी वो यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी, बीड मेकिंग। अब जो यहाँ पर बीड मेकिंग आर्ट जो प्रैक्टिस की जाती थी वो दो जगह यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। वो है एक तो भीमबेटका, ये तो है ही भीमबेटका, और एक है पाटने। ओके, भीमबेटका एंड पाटने, ये दो जगह हैं। ओके, अब ये जो बीड मेकिंग जो की जाती, मन का जो बनाया जाता था, वो ऑस्ट्रिच जो एग, ऑस्ट्रिच का जो एग है उसके सेल्स वगैरह का भी यूज किया जाता था भाई उसमें। जो उसके अंडे का जो बाहर एक कवर है, जो खोल होता है, सेल जो होती है, उसका यूज किया जाता था ये बीड मेकिंग आर्ट्स में। ओके, अब यहाँ पर कई कालों की जानकारी प्रमाण में मिल गई। 16 तरह के रंग, ठीक है, इनका यूज किया जाता है, जिनमें जो मोस्ट फेमस जो है, जिनका जो यूज करते थे वो था रेड और व्हाइट। अब इसमें नेचुरल कलर का भी यूज करते थे, कुछ नेचुरल कलर भी थे, उनका भी यूज किया जाता था उसमें। ओके, अब यहाँ पर हमें 29 तरह के पशुओं के चित्र मिलते हैं भाई, जिनमें से जो सबसे फेमस है वो है किसका? सुअर का, जिसे वराह बोलते थे ये लोग। क्या बोलते थे? वराह। सबसे फेमस जो पशु चित्रण है वो सुअर का है। अब यहां से हमें धार्मिक अनुष्ठान, खेल कूद, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, ओके, शिकार, इनके दृश्य मिलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के दृश्यों का चित्रण मिलता है। ओके, एक्सरे पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, शिकार के बारे में भी। ओके, और बो एंड एरो, धनुष और तीर, इसके बारे में चित्रण है। एक है कि यौन संबंध के बारे में जानकारी। फिर है ज्यादातर जो पुरुष है, पुरुष शिकार करते हुए, एंड महिला घरेलू काम करते हुए दिखाई गई है। तो अगर ये चीज जो दिख रही है कि पशु शिकार कर रहा है और महिला घरेलू काम कर रही है, ये हमें क्या दिखाता है? ये भाई श्रम विभाजन के बारे में जानकारी देता है। श्रम विभाजन, ओके, कि भैया महिला का काम बटा हुआ है और पुरुष का काम बटा हुआ है, वो दोनों क्या क्या काम करेंगे। ओके, तो ये चीजें हमें भीमबेटका गुफाओं से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी भीमबेटका गुफा वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड? अब एक कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भैया कि हमें क्या मिला है। मैं आपके बात कर रहा हूं कि भैया अगर मैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात करूं, तो वो क्या है? वो था सी, डोमेस्टिकेट जो हुआ था। और फर्स्ट टेम्ड एनिमल की बात करूं तो वो था डॉग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है भाई। ये डोमेस्टिकेट हुआ था जो आया था पहले, और जो पालतू बनाया जिसे वो था डॉग। ओके, तो वो डॉग था। और उसके बाद एक एसमोन साइड्स, जो प्री हिस्टोरिक एसमोन साइड्स है, वो कहाँ से मिली है? वो मिली है हमें बुढ़ियाल,
और बुडियाल कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। ओके। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के साक्ष्य ये कहाँ से मिले? हंगसी। ओके। और राख के साक्ष्य, राख के साक्ष्य कुरनूल केव से, कुरनूल केव से मिले। ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। और यहाँ पर ये हमारा जो प्रीहिस्टोरिक पीरियड था, जिसमें हमने पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर के बारे में जाना, भीमबेटका केव्स के बारे में, महापाषाण काल, चल्कोलिथिक एज। ओके, कुछ फैक्चुअल चीजें भी देखी। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। एक करंट अफेयर्स में एक न्यूज भी थी कि भैया कुछ वर्ड्स है, एक है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोग्लिप्स। ये है क्या? पेट्रोग्लिप्स ये क्या भैया? ये है, क्या है कि एक इमेज है जिसे कर्व किया गया है स्टोन पर, पत्थर पर, एक स्टोन या फिर रॉक पर। ओके। और ये मिली कहाँ है? ये गुड़गांव से मिली है, अरावली हिल्स से, अरावली हिल्स। ओके। तो उन्होंने डिस्कवरी वगैरह की है कि ये 10,000 BC की है, या 10,000 साल पहले की है ये, बिफोर प्रेजेंट, आज से अगर हम लगाकर चले तो। ओके। तो हो सकता है कि पूछ दे कि पेट्रोग्लिप्स क्या है, कि पेट्रोग्लिप्स होता क्या है। तो इमेज है जिसे कर्व किया जाता है रॉक के ऊपर। ओके। तो यहाँ पर आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हेमंत जाखड़ के नाम से है, तो उसमें मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। और जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 2024 का एग्जाम देना है, आपकी जानकारी में जो भी आपके दोस्त वगैरह हों, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और बताएं कि 100 डेज विद 100 टॉपिक्स की सीरीज शुरू हो रही है, हो गई है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।